हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे बुद्धिज्म। मैं एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ही आपको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म करा रहा हूँ, क्योंकि शायद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है पूरी एंशियंट हिस्ट्री में प्रीलिम्स के लिए तो वो यही दो हैं। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर एंड फ्रैंक विथ यू गाइस दैट आप लोग अब तक जितना जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ते आते हैं या यूट्यूब पे भी जो लेक्चर्स आप रैंडमली देखते हैं, देखिए सब सुपरफिशियल लेवल से आपको पढ़ाते हैं, जिससे कि आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मैं 2019 के पहले के पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम क्वेश्चन इजी आते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाते थे, सॉल्व हो जाते थे। बट अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2019, 20, 21, 22, ये क्वेश्चन इतनी इजीली सॉल्व नहीं होंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी। इसलिए ये लेक्चर कितने पार्ट्स में आएगा मुझे नहीं पता, 3 पार्ट, 4, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई होप अगर आप लोग सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए तो आप ये जरूर करेंगे। और अब ये सब करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पेपर में पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको एक एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए। एलिमिनेशन का स्कोप लगभग खत्म कर दिया यूपीएससी ने। 2023 का पेपर देखिए, एलिमिनेशन का स्कोप बहुत कम है। इसलिए आप जितना इन डेप्थ पढ़ लें उतना अच्छा है। तो मैं बुद्धिज्म को पूरा डिटेल में लूंगा। कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। एंड सेकेंडली, चीजें टफ लगे, इन डेप्थ लगे, बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए तो आपको करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी पेपर ऐसा आ रहा है जहां पे 8-10 क्वेश्चन तो पूरी तरह से बाउंसर होते हैं। अब 90 में से आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं। ओके, तो वो भी इतना इजी नहीं है। आप जितना मर्जी तैयारी करके जाएं, इस वक्त जो प्रीलिम्स का पैटर्न है, आप 74 75 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फिर उसमें आप नेगेटिव मार्किंग ऐड कीजिए, तब जाके आपको 100+ स्कोर करना है, जो कि इतना इजी नहीं होगा अगर आप ऐसे टॉपिक छोड़ते जाएंगे सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ के। कई टीचर जो डेप्थ में नहीं जाना चाहते वो सुपरफिशियल पढ़ाते हैं आपको, जितना एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स में दिया होता है, एंड आपको कह दिया जाता है इससे क्वेश्चन हो जाएगा, बट नहीं होगा। नाउ लेट मी शो यू मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यह है 2019 का, जहां से शुरुआत हुई थी इस पैटर्न को टफ करने की। ठीक है, ये 2019 का है, तो ये फिर भी एक बार को आपको ठीक लगेगा। मुझे कलर चेंज करने दीजिए पहले। चलिए, ये देखिए यहाँ पे उसने बोधिसत्वास की बात बात की है। ओके, डेफिनेशन ऑफ बुद्धा। ये सब इतने इजी पॉइंट्स नहीं है जो आप सुपरफिशियल लेवल से पढ़े हो आपसे बन जाएंगे। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स 2020। ये सब सेक्ट्स पे आया था। बुद्धिज्म के करीब 18 सेक्ट्स हैं। स्थाविरवादीन, लोकत्रवादीन सेक्ट, महासंघिकास। जब तक आप ये पूरे 18 सेक्ट्स को नहीं देखेंगे एक बार, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन छोड़ भी दूं तो मुझे क्या है। 2021 के पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे बुद्धिज्म से। अगर आप ऐसे 3 छोड़ देंगे, साइंस टैग एनवायरमेंट के क्वेश्चन ऑलरेडी काफी टफ आते हैं। अगर आप इधर से स्कोर नहीं करेंगे तो वहां पे भी मात खा जाएंगे। इसलिए बेटर है कि अगर कोई चीज आपको पढ़ाई जा रही है तो अच्छे से पढ़ लो उसे। एक बार में समझ में ना आए 2-3 बार वीडियो देख लो। ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा था 2020 का। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया परामितास का मतलब क्या है। अब जब तक आपको मैं ये परामिता, उपासक, ये सब नहीं बताऊंगा आप नहीं कर पाएंगे। सी, ये अगेन 20 का क्वेश्चन है। 2020 की ही 3 क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने। परिव्रजका, श्रमणा, उपासक, ये सुना होगा सिर्फ आपने, बट ये टर्म्स आप इतना कॉमनली नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बहुत डेप्थ में कराने वाला हूँ। आपको लेंदी लगेंगी चीजें, बोरिंग भी लगेंगी शायद। उसके बाद में जब आपको स्कॉलर्स बताऊंगा तो आई विल एम्फेसाइज इट कि ये जैन स्कॉलर था या बुद्धिस्ट स्कॉलर था या वैष्णव स्कॉलर था, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मुझे आपको उसी तरीके से पढ़ाना होगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से और हम किस तरह अप्रोच करेंगे। आपको चीजें लेंदी लगेंगी, बोरिंग भी लगेंगी और कुछ टाइम एक हद पे कंफ्यूजिंग भी लगेंगी, बट अगर आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो आपको सीखनी पड़ेंगी। ऑलराइट, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे मत जाइए कि मैं ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा। अब वो टाइम गया आपका जब आप सिलेक्टिव पढ़ के हो जाते थे सिलेक्ट प्रीलिम्स में। ओके, ऑलरेडी साइंस टेक बहुत टफ आता है। तो आप यहाँ से जितना स्कोर कर सकें, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भी खैर बहुत कम ही आता है अब। तो आप जरा सीरियस रहिए अब अपनी पढ़ाई में। ओके, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे पाऊं और बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, पहले मैं आपको बताता हूँ बुद्धा की लाइफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है 567 BC। हैंड रिटन नोट्स बनाइए, लिखते चलिए, क्योंकि ये चीजें अपडेट होती रहेंगी आगे चल के जब नई नई चीजें निकल के आएंगी। ओके, सो कुछ भी कंप्लीट नहीं है, चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। सो हैंड रिटन नोट्स ही बनाना A4 साइज के पेपर शीट में, नोटबुक में भी मत बनाना। ठीक है,
567 बीसी। अच्छा चलिए, आपको बीसी एडी तो पता है ना। देखिए, जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ओके, जीसस क्राइस्ट का, क्योंकि हिस्ट्री मोस्टली वेस्टर्न राइटर्स ने लिखी ना, तो उन्होंने क्राइस्ट के बर्थ को मान लिया 0। राइट। अब उसके पीछे जब भी जाते हैं ये, तो ये बिफोर क्राइस्ट बर्थ जाते हैं, और इसके आगे जो भी जाएगा एडी, ओके, आफ्टर क्राइस्ट बर्थ का टाइम है ये। ठीक है, तो बीसी और एडी समझ गए आप। चलिए, तो इसी स्केल पे जब हम 100 साल पीछे, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पीछे जाते हैं ना, तब 567 बीसी में होता है बर्थ गौतम बुद्ध का। ठीक है, ठीक है, जिनका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। ठीक है यहां तक। अब देखिए, जब इनका बर्थ हुआ था ना, तो इनके पिताजी जो थे, जिनका नाम था शुद्धोधना। ठीक है, शुद्धोधन जो इनके पिताजी थे, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने 8 ज्योतिष को बुलाया था कि बेटे के बारे में बताइए। ये क्षत्रिय थे, ठीक है, तो इनके पिता भी राजा थे, तो 8 में से 7 ज्योतिषों ने कहा था कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, ठीक है, या फिर सन्यासी बनेंगे। और एक ज्योतिष ने कहा था कि ये 100% डेफिनेटली सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वो राजा थे, वो चाहते थे उनका बेटा भी राजा बने, ना कि सन्यासी बने, और एक ही बेटा है। ओके, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिद्धार्थ के लिए बनवाया बहुत अच्छा ग्रैंड पैलेस। ओके, तब इनके रहने के लिए पैलेस बनवाया, एंड बहुत ही सारे कंफर्ट दे दिए गए दुनिया के, कि उन्हें कभी इस किले से बाहर ही ना जाना पड़े, और वो गए भी नहीं कभी। ठीक है, और 16 ईयर्स में उनकी मैरिज हो जाती है। ये सब मैं अभी बता दूंगा, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट नाम हैं। अभी पहले आप एक बार स्टोरी समझिए, ताकि आप रिलेट कर पाए चीजें। राइट। तो 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। फिर करीब 13 साल के वैवाहिक जीवन के बाद 29 साल की एज में ये घर छोड़ देते हैं, पैलेस अपना, ओके, और सन्यासी बन जाते हैं। अभी हुआ कैसे था कि इन्होंने क्या किया था कि इनके जो चैरियोटर थे, ठीक है, उसको कहा कि मैं एक बार बाहर निकल के पैलेस से शहर देखना चाहता हूँ। तो अब जैसे जैसे ये आगे जा रहे थे शहर में, तो सबसे पहले इनको एक ओल्ड मैन दिखता है। तो ये अपने चैरियोटर से पूछते हैं, क्या हम भी एक दिन ओल्ड हो जाएंगे? तो वो कहते हैं बिल्कुल, जरूर हो जाएंगे। चैरियोटर का नाम था चंद, सॉरी, छंद नहीं, छन्ना था। ऑलराइट। तो जब इसके साथ साथ जा रहे थे, एक ओल्ड मैन दिखता है, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे, तो इनका चैरिटी बताता है, सर एक दिन सभी ओल्ड हो जाते हैं। तो उनको बुरा लगता है कि इनके पिताजी भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड आगे जाते हैं, तो वो एक सिक मैन देखते हैं जो बहुत बीमार है। तो वो फिर अपने चैरिटर से पूछते हैं, क्या ये अकेला बीमार है हमारे राज्य में? वो कहते हैं नहीं, बहुत लोग हैं। तो ये समझते हैं कि ये भी शायद सबकी जिंदगी में आता है ये टाइम भी। फिर उन्हें आगे चलता है एक डेड मैन। तो यहाँ पर भी उनका चैरियटर से पूछते हैं, तो वो यही बताता है कि जो जन्मा है वो एक दिन जरूर मरेगा। तो उनको लगता है कि फिर जीवन में हम जो भी कर रहे हैं वो सब किस काम का, अगर सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। फिर और आगे जाते हैं, तो उन्हें दिखता है एक एसेटिक, यानी कि मॉन्क वॉन्डरर, जो घूम रहा था बस। तो वो देखते हैं कि इसके चेहरे पे बहुत तेज था, ठीक है, इसके चेहरे पे बहुत सुकून था, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। तो वो इससे इंप्रेस होते हैं कि ये लाइफ शायद अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है इसकी लाइफ में। ऑलराइट, और फिर वो डिसाइड करते हैं 29 साल की एज में कि उन्हें भी संन्यास धारण करना है। ऑलराइट, फिर जब यहाँ से निकल जाते हैं, तो ये आगे जाके कुछ मॉन्क से मिलते हैं जो उनको मेडिटेशन सिखाते हैं। तो एक बार को तो ये कई दिन तक करते रहते हैं, सूख गए काफी, हड्डी भी हो गए, लेकिन उनको लगता है नहीं 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 नहीं, ये सब बेवकूफी है। तो वो गिव अप कर दिए थे एक टाइम पे। ठीक है, तो फिर जो इनको सिखा रहे थे इनके गुरु, वो भी चले गए। ऑलराइट, फिर आगे चल के जब थोड़े दिन और भटकते हैं, इनको समझ नहीं आता कि अब मैं करूं क्या, तो ये खुद से ही मेडिटेशन करते हैं अपने आप। और मेडिटेशन करके 48 डेज के बाद इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है अंडर बोधि ट्री। तो यहां तक की स्टोरी समझ में आई। अब मैं आपको सारे लोग बता देता हूँ जो जो इनसे रिलेटेड थे। आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया हो। चलिए, इनको एक टाइटल दिया जाता है, इसको जूम कर देते हैं, तथागत। ऑलराइट, ये तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद बुद्धा,
बुद्धा का मतलब क्या होता है बेसिकली? एन एनलाइटेंड वन। ऑलराइट। देन इनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी, जो कि आज के नेपाल में है, राइट। देन इनकी डेथ डेथ होगी कब? 483 बीसी में, एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। मैं सिर्फ एक बार इससे जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से लगभग सभी एक बैकअप भी रखते हैं स्टेट पीएससी या कोई और एग्जाम का, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन अभी भी आते हैं। तो मैं बस एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ क्विकली, फिर हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर। ऑलराइट। फिर ये किस क्लैन को बिलोंग करते थे? तो ये साक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। ऑलराइट। और इनकी डेथ हुई कहाँ पर थी? इनकी डेथ होती है कुशीनगर, जो कि यूपी में आता है, कुशीनगर। ठीक है। उस टाइम जो 16 जनपद थे ना, महाजनपद, वो मैं कराऊंगा आपको बाद में, लेकिन अभी के लिए याद रख लीजिए, जो मल्ला महाजनपद था ना, उसी कैपिटल था कुशीनगर। ऑलराइट। साक्य क्लैन को बिलोंग करते थे, क्षत्रिय थे, ये भी बता चुका हूँ। ऑलराइट। उसके बाद इनके फादर का नाम शुद्धोधन हम देख चुके हैं। मदर्स नेम माया देवी। ये भी एक किंगडम था, 16 महाजनपद कोसल, वहां की राजकुमारी थी इनकी माता भी। फिर पिता भी किंग हैं, तो माता भी राजकुमारी रही होंगी कहीं की। ठीक है। उसके बाद लेकिन इनको जन्म देते समय ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी ब्रॉटअप करती है इनकी फोस्टर मदर, दैट इज प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। अब साथ साथ लिख लीजिए प्लीज। ऑलराइट। फिर जब इनकी शादी हुई तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? ये तो पता होगा आई थिंक आप लोगों को भी, यशोधरा। इनको ना और भी कई अलग अलग नाम से पुकारा गया है, बट हम नहीं जानेंगे सारे नाम, जरूरत नहीं है हमें। फिर इनके एक कजिन हुआ करते थे, जिनका नाम था देवदत्त। ओके। इस कजिन, मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप प्लीज सुनते जाइए और लिखते जाइए। बस ये हम क्विकली आगे बढ़ेंगे, फिर हम अपने मेन इशू पे आएंगे। देवदत्त इनके कजिन थे। बेटे का नाम था राहुल। हॉर्स का नाम इंपॉर्टेंट है, कंथ का। एंड जो इनका चैरियोटर था, जो चलाता था हॉर्स, उसका नाम है छन्ना। ऑलराइट। फिर इनके दो टीचर्स के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टीचर्स, हाँ टीचर्स की बात कर रहा हूं। टीचर्स के नाम आप याद रखिएगा, अलारा कामा एंड रुद्रका रामपुत। ठीक है, ये इनके टीचर्स थे। अब कुछ एकदम बेसिक, मुझे नहीं पता कि ये कभी पूछे जाएंगे या नहीं किसी भी एग्जाम में, बट 2 मिनट की बात है, हम लोग इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक लड़की का नाम याद रखिएगा, सुजाता। ये वो लड़की है जिसने इनको मिल्क ऑफर किया था जब ये मेडिटेशन कर रहे थे। ऑलराइट। घर इन्होंने किस एज में छोड़ा है? 29 की एज में, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ था? आप सबने सुना है बोधि ट्री में हुआ था, गया में हुआ था, बट एग्जैक्टली जगह का नाम है उरुवेला। उरुवेला, बोध गया, बिहार। और किस रिवर के तट पर है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑन रिवर निरंजन। ठीक है, ये मत भूलिएगा, उरुवेला रिवर निरंजन। अगर आप बिहार से हैं तो बिल्कुल नहीं। ऑलराइट। अब देखिए, 29 में एज में घर छोड़ा, 6 साल तक भटकते रहे, और 35 साल की एज में जाके इनको एनलाइटनमेंट होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जिस पीपल ट्री के नीचे इनको एनलाइटनमेंट हुआ था, उसी पीपल ट्री को नाम क्या दे दिया गया? बोधि ट्री। और एनलाइटनमेंट किस दिन प्राप्त हुआ था? ये मैं ऊपर बता चुका हूँ शायद आपको, 48th डे पे। हाँ, ये लिखा है यहाँ 48 डे की मॉर्निंग को। फिर एक नाम आता है मरा। ये ना, ही वॉज द किंग ऑफ स्पिरिट्स एंड डेमॉन्स। किंग ऑफ, या लिख लीजिए सीधे डेमॉन्स, जो इनको एनलाइटनमेंट में डिस्टर्ब करने आ रहा था बार बार। ऑलराइट। इसका नाम है मारा। ये नाम काम का है, इसलिए बता रहा हूँ। ओके। देन अब मरते वक्त इनके लास्ट वर्ड्स क्या थे, ये भी याद रखिए। देखिए, मरते वक्त इन्होंने लास्ट वर्ड्स ये कहे थे, दैट दिस इज माय लास्ट बर्थ, इसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं होगा। ये इनके लास्ट वर्ड थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखेंगे आगे,
जब इनके फॉलोअर्स ने आगे अलग अलग फिलोसफीज लिखी तो उन्होंने कहा मैत्री होंगे एक फ्यूचर बुद्धा जो बाद में जन्म लेंगे, जबकि इनके खुद के लास्ट वर्ड थे देयर वोंट बी एनी मोर बर्थ फॉर मी। ठीक है, तो वो जो मैत्री की बात है ना वो माना जाएगा एक बोधिसत्व जो आएंगे जब लोग बुद्धिस्ट टीचिंग को भूल जाएंगे। फिर डेथ के टाइम जिस आदमी ने इनको पॉर्क ऑफर किया था ना, पॉर्क आप समझ गए ना क्या है, पॉर्क जब ऑफर किया था उस इंसान का नाम था चंडा। ओके, अब हम आते हैं अपने काम के टॉपिक्स पे। तो इनके 5 डिसिपल थे मेन। ओके, एक एक का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत टैक्स लिखे इन सबने। सबसे पहले अश्वजीत, उपाली एक कॉमन नाम है, मोगलन्ना भी शायद आपने पढ़ा हो कहीं, सरीपुत एंड आनंद। आनंद एंड उपाली आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों वो मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए, तो ये तो हो गए सारे बेसिक्स। अब हम आते हैं अपनी मेन काम पे। अच्छा, एक चीज और रह गई है कि इन्होंने अपना पहला सरमॉन एनलाइटनमेंट के बाद फर्स्ट सरमॉन मतलब पहले उपदेश ये कहाँ पे दिए थे? सारनाथ पे। ये बात और लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना मेन काम। तो बुद्धा अपने आप को मानते थे एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर। उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि आई एम गॉड। ये उनके फॉलोअर्स ने उनको बाद में गॉड की तरह पूजने लगे, बट ही हिमसेल्फ कॉल्ड कि मैं एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर हूं। ऑलराइट, और ये सब बेस किस पर है? तो इसके लिए उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए थे। 4 नोबल ट्रुथ, या इसको हम कहते हैं 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, ठीक है। चलिए, तो ये 4 सत्य क्या हैं? पहला है दुख। ओके, दुख मतलब वो कहते थे दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुख से भरा हुआ है। ओके, फिर और इन सॉरो यानी इन दुखों का कारण क्या है? तो कारण है डिजायर, दैट इज समुद्य। इनका दुख है और दुख के कारण क्या है? तो डिजायर, दैट इज समुद्य। अब इनसे आप छुटकारा कैसे पा सकते हो? उसको कहते हैं निरोध, यानी कि इन दुख से आप कैसे इनको एक्सटिंग्विश कर सकते हो। फिर तो ये इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए उन्होंने दिए आपको 8 मार्ग, जिसे हम कहते हैं अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग, ऑलराइट। तो ये 4 हैं उनके नोबल ट्रुथ: दुख, समुद्य, निरोध, अष्टांगिका मार्ग। मैं आपको एक और बार समझा देता हूं अगर आप फ्रेशर हैं तो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। ओके, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। ओके, अब इन डिजायर का सेसेशन कैसे करना है हमें? उन्होंने कहा यस इट इज पॉसिबल, यू कैन गेट रिड ऑफ दिस डिजायर थ्रू फॉलोइंग अष्टांगिका मार्ग। आई होप अब आपको क्लियर हो कि ये 4 नोबल ट्रूथ क्या हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो 8 मार्ग हैं ये क्या हैं। तो चलिए हम बनाते हैं ऑलराइट। थोड़ा सा गलत बना है, तो चलिए ठीक कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इनके अष्टांग मार्ग। ये मैंने ये क्यों बनाया है? ये बनाया है क्योंकि देखिए इसमें हमें देखना है 8 स्पोक व्हील। ठीक है, जब उन्होंने सारनाथ पे दिया था ना अपना फर्स्ट सरमॉन, तब यही सिंबल था। तो जब भी हम इस व्हील की बात आती है ना तो इसको रिलेट करते हैं उनके सरमॉन से।
उनकी टीचिंग से। तो अब इनके 8 पाथ देख लेते हैं। पहला, राइट ऑब्जर्वेशन। अब देखिए मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, नहीं कई बार ना आपको अलग अलग बुक्स में अलग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की जगह आपको बिलीफ देखने को मिल सकता है, ठीक है, या व्यूज देखने को मिल सकता है। बात एक ही है, राइट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें वो कह रहे हैं कि आपको पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपकी जो सौरो है उसका कॉज है डिजायर। डिजायर इज द कॉज ऑफ सौरो। आपको ये रियलाइज होना जरूरी है। पहले आप ये ऑब्जर्व तो कीजिए, आप देख तो पाए। फर्स्ट व्यू दैट योर डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। ओके, मैं ये हटा रहा हूं अभी। आई होप आपने लिख लिया हो। ऑलराइट, और इन अगर आप इन डिजायर्स को कॉन्कर कर लेते हैं, अगर आप इन डिजायर्स को कॉन्कर कर लेते हैं तो इट विल लीड टू लिबरेशन ऑफ सोल। ऑलराइट, मतलब ये जन्म मृत्यु के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है। क्लियर? तो ये है हमारा पहला पाद। अब हम आते हैं दूसरे पे। तो सेकंड इज राइट डिटर्मिनेशन। राइट डिटर्मिनेशन, या डिटर्मिनेशन की जगह आपको थॉट भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो इसमें राइट डिटर्मिनेशन में वो आपको कहते हैं दैट अवॉइडिंग एंजॉयमेंट ऑफ सेंसेस। ये जो हम अपने सेंसेस के प्लेजर के लिए जी रहे हैं ना, उसको अवॉइड कीजिए। अवॉइडिंग द प्लेजर ऑफ सेंसेस, ओके, एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर। दूसरों की भलाई के बारे में सोचिए। थर्ड, राइट स्पीच। ये सिंपल है, दैट इज ट्रूथफुलनेस। हमेशा सत्य बोलिए। राइट स्पीच, ये भी मैं आपको पूरे याद भी करा दूंगा आर्ट, पहले आप जान लीजिए कि है क्या। राइट एक्शन। एक्शन में ये कह रहे हैं कि वायलेंस नहीं, किसी भी लिविंग बीइंग की किलिंग नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स फॉलो अहिंसा। राइट एक्शन। नेक्स्ट इज राइट लाइवलीहुड। हियर इज सेइंग कि आप अपनी जो लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, इट शुड बी थ्रू राइटफुल मीन्स। जो आपका है बस वही, या जो आपको दिया जाए वही लीजिए। कुछ भी छीनिए मत, जो आपका नहीं है वो अपने पास मत रखिए। ओके, अर्न योर लाइवलीहुड बाय राइटफुल मीन्स। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, राइट एफर्ट। राइट एफर्ट से मतलब है सेल्फ कंट्रोल अगेंस्ट इविल थॉट। जब भी आपके मन में गलत विचार आए या कुछ गलत करने की इच्छा जागे, तो हैव दैट मच सेल्फ कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। ओके, ये मतलब था उनका एफर्ट से। नेक्स्ट इज राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस से ही मेन दैट बॉडी ऑफ न्यूक्लियस सस्टेंस, मतलब इससे वो कहना क्या चाह रहे हैं कि देखिए, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। नथिंग इज कांस्टेंट। आप मेडिटेशन कीजिए जिससे कि आप इन इविल से अलग हो सकें। ऑलराइट, अपना जो माइंड है वो हमेशा सही डायरेक्शन में रखिए। और लास्टली हमारे पास है राइट कॉन्सेंट्रेशन। सॉरी, देखिए एक दो बार पढ़ लेंगे ना तो सब याद हो जाएगा, क्योंकि जब स्कूल के बच्चों को हो सकता है तो आप तो फिर भी बड़े हैं ना, हो जाएगा। राइट कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रैक्टिस मेडिटेशन। ओके, एंड इट विल लीड टू पीस। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। राइट ऑब्जर्व।
यानी व्यूज आपके, एंड बिलीफ, राइट ऑब्जर्वेशन। उसी से आता है नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेशन। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बोलेंगे तो अच्छा करेंगे भी। ओके, अपनी लाइवलीहुड राइट मीन से अर्न कीजिए, राइट एफर्ट पुट कीजिए, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। इसको ना मैं आपको एक रफ जिंगल से याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं है। ओके, सो उस पर रिलाई मत करना, कोशिश करना कि खुद से ही याद कर सको। देखिए ये जो मेमोरी एंड माइंडफुलनेस है, उसको जो ऊपर हमने माइंडफुलनेस लिखा है ना, उसको मेमोरी भी लिख सकते हैं। माइंडफुल। ओके, अब आप मेडिटेशन करते हैं जब किसका इस्तेमाल करते हैं, आप अपने दिमाग का ध्यान लगाते हैं ना। ओके, तो नेक्स्ट से आप जोड़ दीजिए मेडिटेशन, मेडिटेशन या कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और जब आपके दिमाग में हमेशा अच्छी चीजें चलेंगी तो आपके जो कंडक्ट हैं, एफर्ट है, वो भी राइट होंगे। तो ये तीन लिंक कर लिया आपने। ठीक है, दिमाग से आप क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन, और जब आपके दिमाग में अच्छी चीजें चल रही हैं तो आपका बिहेवियर यानी कि आपके कंडक्ट भी क्या हो गए, अच्छे। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए बिलीफ कहाँ से आती है, मन से ना, दिल से। ओके, तो अगर आपकी बिलीफ अच्छी है तो आपके मन में ख्याल अच्छे आएंगे, दैट इज थॉट। हम मन की बात कर रहे हैं यहाँ। अगर आपका मन अच्छा है तो आपके थॉट्स अच्छे आएंगे। जब थॉट्स अच्छे आएंगे तो आप बोलेंगे भी अच्छी बातें। जब आप अच्छी बातें बोलेंगे तो आपके एक्शन भी अच्छे होंगे, एंड एक्शन अच्छे होंगे तो आप अपनी लाइवलीहुड भी अच्छे मीन से ही अर्न कर पाएंगे। ऑलराइट, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8, तो ये हमारे 8 हो जाएंगे। बिलीफ, थॉट, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, मेमोरी, मेडिटेशन, कंडक्ट। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको याद करा दिए। आई होप कि याद हो जाए। अच्छा, मैंने ऊपर अलग अलग लिखा है तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाना यार। थॉट मतलब ही है डिटर्मिनेशन, मैंने ऊपर डिटर्मिनेशन वर्ड यूज किया क्योंकि आप अलग अलग बुक्स से अगर पढ़ेंगे ना तो आपको अलग अलग चीजें ही मिलेंगी। सो मैं एक ही जगह आपको सब लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप उसी तरीके से याद करें। बिलीफ मतलब ऑब्जर्वेशन। ओके, और तो कुछ नहीं बचा। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं इनके अष्टांग मार्ग। इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम पार्ट 1 को यहाँ पे खत्म करेंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एग्जाम के लिए। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो ही याद रखिएगा, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो इतना जरूरी नहीं है। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे दो हैं, ऑब्जर्वेशन एंड डिटर्मिनेशन। इन दो को कहा जाता है प्रज्ञा स्कंध। प्रज्ञा स्कंध, इसका मतलब होता है विजडम। और विजडम वर्ड अपने आप में क्या कहता है, इट इज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि जैसे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं ना कि उन्हें अपनी खुद की गलती भी नहीं दिखाई देती, मतलब उनकी विजडम में कमी है, वो सही गलत नहीं देख पा रहे हैं। ऑलराइट, तो ऑब्जर्वेशन एंड डिटर्मिनेशन, इनको हम कहते हैं प्रज्ञास्कंद, दैट इज विजडम। ऑलराइट, नेक्स्ट, स्पीच, एक्शन एंड लाइवलीहुड। देखिए आप ऐसे भी आंसर रख सकते हैं ना, ऊपर आपने जो ऑब्जर्व किया तो उसी बेस पे आपने अपना डिटर्मिनेशन बना लिया, नीचे आपने अच्छा बोला तो अच्छा एक्शन भी किया और अपनी लाइवलीहुड भी अच्छे तरीके से अर्न की। इन तीनों को हम बोलते हैं शील स्कंद। शील स्कंद, इसका मतलब होता है मोरालिटी। ठीक है, आपने स्कूलों में मॉरल साइंस वगैरह पढ़ा होगा उस टाइम, तो उसमें हमें यही बोला जाता है ना, आप सच बोलिए, सच बोलिए, अच्छे एक्शन, आपके एक्शन सही होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। ये जो लास्ट के तीन है इनको कहते हैं समाधि स्कंद। समाधि स्कंद। ऑलराइट, इसका मतलब सिंपल होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर मैंने सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 4 नोबल ट्रूथ, फिर मैंने बताया आपको अष्टांग मार्ग,
अब मुझे एक लास्ट चीज और बतानी है आपको आज के लेक्चर में, इस पार्ट में। अभी तो बहुत कुछ आएगा। देखिए, एक एक चीज आपने ऑब्जर्व की, इन्होंने हर जगह क्या बोल रहे हैं, राइट, है ना, राइट कंडक्ट, राइट ऑब्जर्वेशन। ये राइट से इनका मतलब बहुत सिंपल है, दैट मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग मतलब ना तो किसी एक्सट्रीम अच्छे पे जाना है, एक्सट्रीम बुरे पे जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर लाइफ एंजॉय करने में लगे हो, प्लेजर में लगे, तो उसी में डूबे रहो, और ऐसा भी नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के एकदम साधु संत बन के जंगलों में भटक रहे हो। इस तरह की एक्सट्रीमिटीज को अवॉइड करने को कहते थे, ये एकदम मध्यम मार्ग। ठीक है। अब एक लास्ट चीज बच गई है आज की, दैट इज 5 प्रिसेप्ट्स, जो ये कहते थे कि इनसे बचिए, रिफ्रेन फ्रॉम देम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं एक टॉपिक कराऊंगा ना आपको, तो उसमें आएगा ये, तो मैं वहां पे रिपीट नहीं करूंगा। तो देखिए, 5 प्रिसेप्ट्स जिनसे आपको बचना है, ये यू हैव टू रिफ्रेन। फर्स्ट इज वायलेंस, किसी भी लिविंग बीइंग के अगेंस्ट, एनिमल के अगेंस्ट भी नहीं। सेकंड इज स्टील, जो आपको दिया जाए, जैसे अगर किसी भिक्षु को भी कुछ दान में दिया जाए, बस वही लो। जैसे किसी राजा ने गुफाएं डोनेट कर दी विहार बनाने के लिए, चैत्य बनाने के लिए, तो वही लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हक जमा लिया किसी और की, जो चीज आपकी नहीं है उस पर भी। थर्ड इज सेक्सुअल मिसकंडक्ट। फोर्थ इज लाइंग, झूठ नहीं बोलना है। एंड फिफ्थ इज इंटॉक्सिकेंट्स, ये नहीं लेना है। ऑलराइट, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब चलते चलते एक छोटी सी चीज और खत्म कर देते हैं, कुछ बेसिक बातें, कि इनके क्या ओपिनियन थे इन चीजों के बारे में। देखिए, सबसे पहले सोचिए गॉड के बारे में बुद्धा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि यार, ना तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि गॉड है, और ना मैं मना कर रहा हूं कि गॉड नहीं है। और जबकि जैनिज्म क्या है, वो कहेंगे गॉड है, मगर जैन यानी जिन जो बोलते हैं, उनसे नीचे आता है। ओके, गॉड इज वन लेवल बिलो जिन। मतलब अगर आप जिन बन गए, मतलब आपने उस टाइप का एनलाइटनमेंट अटेंड कर लिया है, तो यू आर अबव गॉड, ऐसा जैनिज्म कहता है। ठीक है। सेकंड इज सोल, मतलब आत्मा। तो ये नहीं रिकॉग्नाइज करते, वो कहते हैं ना ना, वी डिडंट रिकॉग्नाइज। क्योंकि जो भी इंसान जब एक बार मर गया तो मर गया, फिर ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी आत्मा है दूसरे शरीर में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। दे डोंट बिलीव एटलीस्ट। कास्ट, क्योंकि देखिए जब ये जैनिज्म बुद्धिज्म हो रहा है ना, जब कास्टिज्म काफी हावी था, मतलब ब्राह्मणिज्म बहुत हावी था, तो उस वजह से कास्टिज्म भी था। सो ही वॉज एब्सोल्युटली अगेंस्ट कास्ट, क्योंकि उन्होंने अपना जो संघ था ना, वो सबके लिए ओपन रखा था। संघ वॉज ओपन टू ऑल। ठीक है। इसके बाद वेद, वेदास को क्या कहा जाता है, दे आर इनफैलिबल। मैं आपको पढ़ाऊंगा वेदिक, इनफैलिबल मतलब अपौरुष्य। ठीक है, ये कहा जाता है कि वेदास अपौरुषीय, यानी इन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा है, ये डायरेक्ट साक्षात भगवान ने लिखा है। अपौरुषीय कहते हैं इनको। ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म यानी कि बुद्धा, वो कह रहे हैं नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट दैम, दे हैव कंप्लीटली रिजेक्टेड वेदास। ओके, वेदास की अथॉरिटी उन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी। ऑलराइट, तो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बुद्धिस्ट संघ, उनकी रूल्स, कुछ सेरेमनीज के बारे में बताऊंगा, और उसके अलावा फिर मैं आपको बताऊंगा 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। देन हम फर्दर देखेंगे इनके डिवीजन 18 अलग अलग सेक्ट्स में। एंड लास्टली मैं आपको बताऊंगा कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर, एंड देन वेरियस बोधिसत्वास जिन पे आपको क्वेश्चन आते हैं। लिटरेचर एंड बोधिसत्वास पे पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो वो आप बहुत सीरियसली करना। ओके। आपको ये होप ये पीडीएफ की जरूरत तो ना हो, क्योंकि मैं इसको सेव करता भी नहीं हूँ। आई होप आपने लेक्चर के साथ साथ लिख लिया हो। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो फिर से लेक्चर देख के लिख लेना। आगे जो भी कुछ आएगा चीजें डेप्थ में जाएंगी, बट मैं आपको कई कीवर्ड्स जिंगल बना के दूंगा, आप याद रख पाएंगे उन्हें। ठीक, फिलहाल आप इतना याद करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन पार्ट 2।